Morning friend, we are discussing about the revision through MCQ question of the 1st July 2022. Let's see the first question. पहला क्वेश्चन आपके सामने है. Constitution of India vests the superintendent's direction control the conduct of the election to the office of the Vice President of India in the Secretary General of the राज्य सभा. पहली स्टेटमेंट बोल रही है क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सुप्रिटेंडेंस की पावर, डायरेक्शन की पावर और कंट्रोल की पावर CDS मतलब कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुप्रिटेंडेंस की पावर जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा के द्वारा लाइक की जाती है. स्टेटमेंट पहली ये बोलती है. सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. As per the Article 66 of the Indian Constitution of India, the Vice President is elected by the member of the Electoral College. तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है. तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नॉट द जनरल, ये जो जनरल सेक्रेटरी दे रखा है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा, बट द इलेक्शन कमीशन oversees this election of the vice president as per Article 64 of the Indian Constitution, right? It act as the vice president. It act as president, and as per Article 65 of the Indian Constitution, their removal is carried out as per the Article 67 Clause B of the Indian Constitution. Right? Let's see Article 324 of the Indian Constitution. Read with the Presidential and Vice Presidential Election Act of 1952 and the Presidential and Vice Presidential Election Rule of 1974 vested the superintendent's direction and control. मतलब CDS of the conduct of election to the office of the Vice President of India in the Election Commission of India. तो ये इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल, आर्टिकल 324 पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. एंड आर्टिकल 324 से लेकिन आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इलेक्टोरल कॉलेज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है. एंड और आर्टिकल 66 के तहत ये दिया हुआ है. मैं इसको दोबारा से समराइज़ करती हूँ. इस क्वेश्चन में देखो, इसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछा गया. देखो, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो आर्टिकल 64 में दे रखा है. आर्टिकल 65 में बताया गया है कि किस तरीके से अगर प्रेसिडेंट नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के तरीके से. आर्टिकल 67 क्लोज बी में जो है इनके रिमूवल के बारे में बताया गया है और इनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आर्टिकल 66 के द्वारा बताया गया. तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से सही हो जाएगी. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा का जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो काम है आर्टिकल 324 के तहत हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है. अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं काम क्या करते हैं, तो ये इनके पास CDS पावर है, मतलब कंट्रोल की पावर है. कंट्रोल करना मतलब जो इलेक्शन है उसको कंट्रोल करना, डायरेक्शन करना और सुप्रिटेंडेंट करना. सुप्रिटेंडेंट्स की पावर भी कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर पूछा जा सकता है जैसे RO रिव्यू ऑफिसर का काम कौन करता है ना, एक होता है, मैं फ़िलहाल RO ही उसको बोलते हैं लेकिन पता नहीं R से क्या स्टैंड होता है, लेकिन वो जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होता है. मतलब जिसको अपना पत्र देते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट कि हाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हूँ, तो जो एक्सेप्ट करता है नॉमिनी वगैरह तो वो राज्यसभा का जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो करता है. एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड. वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ द चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट. सी, वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. क्या स्टेटमेंट सही है. सेकंड देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब जो है वाइस प्रेसिडेंट को उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट को हटाते हैं. क्या स्टेटमेंट सही है. और प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं, इम्पीचमेंट करके. इम्पीचमेंट कैसे होता है, तो इसमें दो प्रोसेस होता है, या तो लोकसभा में भी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर उठ सकता है और राज्यसभा में. कितने मेंबर, तो लोकसभा में 100 मेंबर एंड 50 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 14 दिन का पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ता है. उसके बाद रिजोल्यूशन को पास कराना पड़ता है 10 मेंबर एंड 50 मेंबर से. फिर जो है लोकसभा में वोटिंग होती है और फिर राज्यसभा में वोटिंग होती है. लेकिन प्रेसिडेंट को वहाँ पे मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. एंड अगर वो दोनों से पास हो जाते हैं तो उनको मान लिया जाता है, दे गेट इम्पीच्ड, राइट. तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्टिन्यूसली फॉर द 2 टर्म. मतलब जो S राधाकृष्णन थे ना वो 2 टर्म के लिए थे. क्या ये स्टेटमेंट सही है. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है. देखो, जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट मेंबर एंड काउंसिल ऑफ नहीं, बेसिकली जो है वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ द दैट हाउस दैट विच इट रिसाइड. देखो, जो राज्यसभा है
राज्यसभा के जो मेंबर है, मतलब जो चेयरमैन है, वो आउटसाइड द हाउस आता है और वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लोकसभा भी होते हैं, लोकसभा के मेंबर भी होते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। तो ये आउटसाइड द काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, आउटसाइड द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ओनली थ्रू द फॉर्मल इंपीचमेंट। नहीं, प्रेसिडेंट का जिस तरीके से इंपीचमेंट होता है उस तरीके से नहीं, बल्कि राज्यसभा में बाय 2/3 मेजोरिटी से इनको पास कराना होता है। इंपीचमेंट मैंने 67 क्लोज बी में बता दिया। और लोकसभा को सिर्फ पास करना होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, 1/2 + 1 के साथ इसे पास कर देना होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिप्रोसिस आर करेक्ट। सी, लिप्रोसी हम जो है 30 जनवरी को मनाते हैं, मतलब इसका डे मनाते हैं, और इसको हैंडसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ओके, लेप्रोसी जो पहले एक ग्राउंड हुआ करता था जिसकी वजह से आप अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकते हो, अलग हो सकते हो बेसिकली। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में क्या। और ये बैक्टीरिया से होने वाली एक डिजीज़ है। लेट्स सी, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म द ट्रांसमिशन इज नॉट नोन। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेल्स आर अफेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली देन फीमेल। तो आपको बताना कौन सा इनमें से सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय प्रोलॉन्ग्ड क्लोजनेस कॉन्टैक्ट, बट इवन टुडे साइंटिस्ट आर अनसर्टेन किस तरीके से फैलता है। Although leprosy affect both the sexes in most part of the world, males are affected more than a female. रेशियो भी यहाँ पे दे रखा है 2:1, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है लेप्रोसी होने की वो मैन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका किस तरीके से ये होता है हमें नहीं पता है, किस तरीके से जो बेसिकली लेप्रोसी फैलती है। आगे बढ़े, आपको यस मैम। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये भी बता दें, ये 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई के हम यहाँ पे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। एनीवे, और इनसाइड सिक्योर के जो क्वेश्चंस है उसको भी हम यहाँ पे करेंगे, 2 दिन के बेसिकली हम लेने की कोशिश करेंगे। और बस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें, क्या ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है 1961 में क्रिएट हुआ था एज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रोवाइड फूड एड थ्रू द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। मतलब ये है कि क्या जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो 1961 में क्रिएट हुआ था और एक्सपेरिमेंट टू प्रोवाइड फूड एड थ्रू द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। सेकंड देखते हैं, इट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2020। मतलब क्या है कि इसको क्या नोबेल प्राइज दिया गया था 2020 में। नंबर 3 देखते हैं, इट इज़ हेडक्वार्टर इन रोम, इटली। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक वर्ल्ड स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी होती है और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी होती है। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो हमारी कंट्री में प्रस्तुत की जाती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, लेकिन अगर वर्ल्ड स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो प्रस्तुत की जाती है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के बैंक के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड का बैंक किसको बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक नहीं है बल्कि IMF है, क्योंकि लैंडिंग ऑफ लास्ट रिजोर्ट किसको मानते हैं? हम IMF को मानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही है आरबीआई। लेट्स सी, आरबीआई ऑफ इंडिया रिलीज्ड बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये SSLV भी लॉन्च हुआ है जिसके पास 2 सैटेलाइट है, EOS2 सीरीज़ की और एक आज़ादी सेट है ना। ये 2 लॉन्च होनी थी किससे? SSLV से। फ़र्क क्या होता है? देखो, इसमें 3 स्टेज होता है और तीनों स्टेज जो है सॉलिड की होती है ना। मतलब जिस तरीके से हम लॉन्च करते हैं तो 3 स्टेज ये व्हीकल था, मतलब लॉन्च व्हीकल था, और बाद में 3rd स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई। बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी वो अचीव नहीं कर पाए, बल्कि 3rd स्टेज भी उसने कैरी आउट फॉरवर्ड कर दिया था। बट 4th स्टेज जो बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है जिसकी वजह से ऑर्बिटल मतलब सैटेलाइट पहुंचती है ऑर्बिट में, तो वो फेल कर गया। एनीवे, हम यहाँ पे GSLV की बात करते हैं। देखो, GSLV अच्छा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको इनकरेक्ट बताना है तो ठीक है। GSLV वाज डेवलप्ड टू लॉन्च अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड देखते हैं, PSLV वाज डेवलप्ड टू लॉन्च द हेवीएस्ट इनसेट क्लास ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। आप GSLV को ये वाली स्टेटमेंट डाल दो और PSLV के लिए ये वाली, दोनों की स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बाकी दोनों फिलहाल गलत है। देखो, इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल लॉन्चेस
that is पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV डेवलप की गई है टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इट हैज़ सिंस प्रूव्ड इट्स वर्सटिलिटी बाय लॉन्चिंग जियोसिंक्रोनस लूनर and interplanetary spacecraft successfully. On the other hand, GSLV was developed to launch the heaviest insert class of geosynchronous satellite into orbit. In its third and the final stage, GSLV used the indigenous developed cryogenic upper stage. Right? आगे बढ़ते हैं। आपको बताना कौन से इनमें से करेक्ट है। GSLV launched the satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. मतलब ये PSLV जो लॉन्च व्हीकल है वो सैटेलाइट को जो है अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, GSLV जो है डिज़ाइन किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो बिल्कुल सही बात है। PSLV जो है अर्थ का जो रिसोर्स है उसको मैप करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है और GSLV को जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिटल में पहुंचाने के लिए एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर तो यूज़ किया जाता है। सेकेंड देखते हैं, सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड एट इन द सेम पोजीशन। नहीं, ये PSLV नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक है GSLV का। GSLV जो सैटेलाइट को छोड़ती है वो वहाँ पे स्टेशनरी रहती है। जैसे दो वर्ड आपने सुने होंगे, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। नाविक में जो यूज़ किया गया है 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया एंड 4 जियो सिंक्रोनस को लॉन्च किया। GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle with the first and the third stage using solid rocket motor and the second and the fourth stage using liquid rocket engine. See, जो ये स्टेटमेंट है वो ठीक है। देखो GSLV जो है 4 स्टेज है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ये आगे फर्दर इसका जो क्लासिफिकेशन या फिर ये कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन करके बताएगा वो गलत है, क्योंकि देखो 4 स्टेज है ना, 1 2 3 4। पहला सॉलिड है, लिक्विड है, देन सॉलिड है एंड थर्ड क्रायोजेनिक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यू कैन सी हियर। सॉरी, ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है डेवलप्ड बाय इसरो। द व्हीकल हैज़ 2 सॉलिड स्टेप 1 एंड 1 कोर लिक्विड है, एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाइड्रोजन समटाइम न्यूज में रहता है। आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या। सी, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, इसमें क्या होता है कि जो वाटर मतलब हाइड्रोजन को निकाला जाता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन को निकाला जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यूज़ की जाती है H2 मोलिक्यूल को H2 और O2 में तोड़ने के लिए। ओके, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पर्पल हाइड्रोजन आ जाता है। अगर हम वहाँ पे फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ब्लैक या ग्रे हाइड्रोजन आ जाता है, लाइक दैट इस तरीके। और ब्लू में क्या होता है कि जो हम वाटर यूज़ मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोयला ही यूज़ किया लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जो है कलेक्ट किया और ओशन के नीचे दबा दिया है ना, या फिर कोई भी लैंडफिल में दबा दिया, तो डेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ब्लू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, न्यूक्लियर एनर्जी तो पर्पल हो जाएगा। सोलर पंप से ग्रीन, ये सॉरी आप ब्लू कह लीजिए। फॉसिल फ्यूल सोर्स ग्रे हो जाएगा। कैप्चर एंड स्टोर, तो यहाँ पे ब्लू आ सकता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज द ग्रीन हाइड्रोजन विच ऑल्सो हैज़ नो कार्बन फुटप्रिंट। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जो हमारी इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो जो है मीट कर पाएंगे, हम इंश्योर कर पाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन भी हो सकता है विच वुड बी एसेंशियल टू मीट इंटरमिटेंस इन द फ्यूचर। नंबर थर्ड है, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी फॉर लॉन्ग डिजास्टर मोबिलाइजेशन फॉर ईदर अर्बन फ्लाइट मूवमेंट विद इन सिटीज एंड ट्रांसफर पैसेंजर, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज इन रेलवे, लार्ज शिप एंड बसेज, ट्रक एक्सेट्रा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। औरंगजेब जो है वाज फाउंडेड इन 1610 बाय औरंगजेब, मतलब औरंगाबाद जो है औरंगजेब की तरफ फाउंड किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड है, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम्ड औरंगाबाद एज शिवाजी नगर। तो आपको तो ना कौन सा यहाँ पे गलत है? तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है बच्चों। क्यों? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा औरंगाबाद को जो है संभाजी नगर जो है बनाया है। औरंगाबाद जो है 1610 में मलिक अंबर के द्वारा फाउंड किया गया था। औरंगाबाद जो है मलिक अंबर के द्वारा जो है 1610 के अंदर बनाया गया था। एक सिद्दी जनरल था ये ऑफ निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर। छत्रपति संभाजी महाराज द सन एंड सक्सेसर छत्रपति शिवाजी वाज टूड एंड किल इन ब्रूचल फैशन औरंगजेब ऑर्डर इन 1689, राइट। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 इज रिलीज बाय, तो ये शायद मेरे हिसाब से वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। बी, UNODC मतलब यूनाइटेड नेशन ड्रग टाइम
हैज़ रिलीज वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ऑफ 2020। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर था। वाइस प्रेसिडेंट के 2 क्वेश्चन हमने देखे, फिर GSLV PSLV के बारे में हमने देखा, फिर ये अभी एक रिपोर्ट थी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, और कई सारे क्वेश्चन हमने देखे। तो ये था हमारे 1 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन RTM में हुआ करते थे। अब 2 जुलाई का भी हम यहाँ पे ही डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 2 जुलाई 2022। फर्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को 1992 में बनाया गया था। बेसिक 1992 का एक्ट हुआ करता था, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट, नोट करेक्ट पूछा है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट तो होना ही चाहिए। इट इज़ कंपोज द चेयरमैन एंड 8 अदर मेंबर, तो शायद ये भी गलत है। लेकिन सेकंड देखते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश कंप्लाइंस द पेरिस प्रिंसिपल, जो ह्यूमन राइट 1991 में साइन हुए थे, बिल्कुल सही बात है। ये पेरिस से जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे इसको ही बनाया गया है। तो यस, फर्स्ट सिर्फ ओनली सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, लेकिन आंसर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ही होगा क्योंकि नोट करेक्ट पूछा गया है। पहले ये क्वेश्चन एक बार और देखते हैं इसको। NHRC इज द स्टैट्यूटरी बॉडी जो 12 अक्टूबर 1993 में बनी थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। NHRC has established in compliance with the Paris Principle of Human Rights 1991, which are adopted for the promotion of the protection of the human right and were endorsed by the United Nations in its General Assembly of the 1993. The Commission consists of a chairperson, 5 full members and 7 deemed members. The statute lays down qualification for the appointment of the chairperson and the member of the commission. Let's see the next question. See, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये अगला जो क्वेश्चन है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में है। इट वॉज पार्ट ऑफ इंद्रधनुष प्रोग्राम। नंबर 2 स्टेटमेंट है, जो गवर्नर है RBI के वो चेयरमैन होते हैं BBB के। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? मेरे सबसे सिर्फ फर्स्ट सही है। इंद्रधनुष प्लान 2 है, इंद्रधनुष प्लान एक तो आपका वैक्सीनेशन के लिए, एंड सेकंड है इंद्रधनुष प्लान, ये बाकी आप देख लीजिएगा। इट वॉज सेटअप इन फरवरी 2016। एक ऑटोनमस बॉडी है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द RBI अप्रोच नायक कमेटी। तो नायक कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। It was a part of इंद्रधनुष plan and it was recommendation for the appointment of the whole time director। मतलब इसमें बताया गया था किस तरीके से हम होल टाइम डायरेक्टर को जो है अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ओके, as well as the non-executive chairperson of the public sector banking and state-owned financial institution. Ministry of Finance take the final decision on the appointment in the consultation with the Prime Minister's office. The chairman is selected by the central government and RBI governor does not head it. Let's see the next question. Next question है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटी मेजर कैन टेक टू इंश्योर फ्री ट्रेड या फेयर ट्रेड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सेकंड है anti-dumping duty is meant for level playing field between domestic producer of a product and foreign producer same product who can afford to sell it at a lower price because the subsidy they receive from their government। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो अगर सही की बात करें, देख लेना आप कौन सा सही है, मैंने बता दे रही है होता क्या। देखो, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जो है डिफरेंट है काउंटरवेलिंग ड्यूटी से। कैसे? द काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज इम्पोज इन ऑर्डर टू काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट जो इम्पोर्ट सब्सिडीज़ की वजह से होता है। तो मतलब जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सब्सिडी अगर आ जाता है जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो जस्ट सेकेंड, हाँ, काउंटरवेलिंग ड्यूटी आर टैरिफ लेविड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडी मेड टू प्रोड्यूस दीज गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। CVD मतलब countervailing duty is meant to level the level playing field between the domestic products of the product and the foreign producer of the same product who can afford to sell it at a lower price because the subsidy they receive from their government। नंबर 3 देखते हैं। लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है ये एक टाइप से कस्टम ड्यूटी का एक पार्ट होता है और इम्पोर्ट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डंपिंग ऑफ गुड्स एट अ वेरी लेस प्राइस substantially lower than the normal value, whereas the countervailing duty is the custom duty on the good that have received government subsidies in originating or exporting country, right। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे एक टाइप से कस्टम ड्यूटी का ये पार्ट होता है, कस्टम ड्यूटी का ये पार्ट होता है, और यहाँ पे तब लगाई जाती है तब जब जो हमारा लोकल इंडस्ट्री है वो इससे हर्ट होता है, एंड जो नॉर्मल प्राइस है, क्या है, नॉर्मल प्राइस है उस गुड का जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है
वहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है बल्क में, ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इकोनॉमी ऑफ स्केल को जो है यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, जिसकी वजह से जो प्राइस है उस प्रोडक्ट कम हो जाता है, और अगर वो एक्सपोर्ट हम करते हैं तो ईजिली जो है तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो प्रोडक्ट जा रहा है वहाँ पे ड्यूटी लगाई जा सकती है। उस ड्यूटी का नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। समझ में? यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाइड किया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल ऑफ 2022। आपको बताना है किसके एक्ट, तो ये आपका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, उसके तहत इसको जो है बताया गया है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ऑन मॉनिटरिंग कंस्टिट्यूट एडवाइजरी कमेटी, रीजनल इम्पोर्ट कमेटी एंड स्क्रीनिंग कमेटी एट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल, इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, टाइम फ्रेम यू कैन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट, अराव कंपनसेटिव एफॉरेस्टेशन इन अदर स्टेट्स एंड बाकी आप देख लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू आषाढ़ी बीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कच्छी कम्युनिटी ऑफ गुजरात सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर ऑन दिस डे। सेकेंड, द फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ रेन इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पे सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कच्छी कम्युनिटी है कहाँ पे? गुजरात के अंदर। गुजरात की बन्नी ग्रासलैंड भी बहुत बात पूछी जाती है कि ग्रासलैंड एक ही जगह मेरे हिसाब से पाई जाती है, दैट इज गुजरात। अच्छा, कच्छी कम्युनिटी ऑफ गुजरात सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर ऑन दिस डे। आषाढ़ी बीज फॉल ऑन द second day of the Shukla Paksh of the Ashad month of the Hindu calendar. The festival is associated with the beginning of the rain in the Kutch region of Gujarat. During Ashadhi Beej, the moisture in the atmosphere is checked to predict which crop would do best in the coming monsoon. ठीक है, तो मतलब जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो मॉइस्चर है सोयल का, उसी के बेसिस पे बताती है कि कौन सी क्रॉप अब की बार उगाना सही रहेगा। तो देखिए कितनी नॉलेजेबल होती है हमारी इंडिजीनियस पॉपुलेशन। वी शुड रिस्पेक्ट देम। एनीवे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। क्या स्टेटमेंट सही है? और ये जो है आर्टिकल 5 ऑफ द मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 ऑफ यूएसए भी यही बोलता है कि डबल जेपार्डी नहीं होगी। एनीवे, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट अगेंस्ट डबल जेपार्डी नहीं, ये आर्टिकल 20 होना चाहिए, तो इस वजह से फर्स्ट गलत है, लेकिन सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट अगेंस्ट डबल जेपार्डी। ठीक है, मल्टीपल FIR on the same incident would virtually mean multiple trial. Approaching the Supreme Court in such situation is a procedural safeguard against excessive litigation. Other amendment you can see here. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। देखो, रैम्प स्कीम के बारे में। रैम्प स्कीम का मतलब होता है ये एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट की गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको जो है MSME को एक अच्छी इम्प्रूव करना, उनकी कंडीशन को ये एक एम रखा गया है। और कितनी MSME यूनिट है आप मुझे बता सकते हैं। एनीवे, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस इज़ अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये लॉन्च की गई है स्पोर्ट रेजिलियंस एंड रिकवरी इंटरवेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इन एडिशन टू बिल्डिंग द MSME कैपेसिटी एट द नेशनल लेवल, द रैम प्रोग्राम विल सीक टू स्केल अप इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड MSME कवरेज इन द स्टेट। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेडिक्शन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। ओके, पहला है लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। सेकंड, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, तो यस। मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग अराउंड द स्पेस टाइम। स्पेस टाइम के अराउंड जो स्पेस है वो रैप अप हो जाता है, जिसकी वजह से एक वॉर्म क्रिएट होता है एंड वहीं से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और यह एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया था। तो यस, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इंपॉर्टेंट एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना और implication. For example, it implies the existence of the black hole, region of a space in which space or time and distorted in such a way that nothing can, not even light can escape, and और ये जो है massive stars वहाँ पे बन जाते हैं। There is ample evidence that the intense radiations emitted by certain kind of astronomical object is due to black hole. For example, microquasar and active galactic nuclei. The bending of light by gravity can lead to the phenomenon of gravitational lensing.
बाकी आप खुद देखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर कॉटन, सिल्क, सेल्पेट्री एंड ओपियम। तो ये जो है हम एक्सपोर्ट करते थे, बाकी आप पढ़ लेना। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओरिजिनली फाउंड इन ब्रिटेन फॉर परस्यूइंग ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज इन साउथ ईस्ट एशिया। इन फैक्ट इट एंडेड अप ट्रेडिंग मेनली विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना वर द मेन आइटम ट्रेड वर कॉटन, सिल्क, ओपियम, सेल्पेट्री। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बताना है, कौन सा करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मुगल बुलंद दरवाजा एंड खनखा एट फतेहपुर सीकरी। तो ये सही है। सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन द मेकिंग बरा, इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा। तो ये गलत है। लेट्स सी द बुलंद दरवाजा इज मेड ऑफ रेड बफ सैंडस्टोन डेकोरेटेड बाय वाइट एंड ब्लैक मार्बल and is higher than the countries of the mosque. The Buland Darwaja is symmetrical and is topped by large tree standing kiosk which are the छतरीज। बाकी आप यहाँ पे पढ़िएगा। बाकी हाँ ये ठीक है। रूमी दरवाजा is completely sync with the Nawabi architecture of the Lucknow and significantly different from the Mughal. The material used for the darwaja in bricks is then coated with the lime, while the Mughals often used red sandstone। ठीक है। लेट्स सी द इनसाइड से ओके लेट्स सी द इनसाइड का 11 अगस्त के हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी है 11 अगस्त 2022। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है Many of the splendid Chola sculptures that survive till date represent the fine craftsmen of the Chola artist and religious belief of that age। See, जो आज आर्किटेक्चर है, चोला आर्किटेक्चर को कौन सा आर्किटेक्चर जो इनके द्वारा प्रमोट किया गया था, दैट इज़ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। लेकिन आज भी जब हम उनको देखते हैं तो उस टाइम की जो रिलीजियस बिलीफ है, कौन सी बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ एंड क्राफ्टमैनशिप की जो कला थी वो हमें प्रदर्शित होती है। तो आपको डिस्कस करना है बेसिकली, है ना। लिखोगे क्या और क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया। द चोला इरा बुद्धा आइडल डेट वर रिपोर्टली स्टोलन फ्रॉम द अरकम नियर कंचीपुरम इज नाउ स्टक विद द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इन द यूएस विदाउट एनी क्लेम हैविंग मेड बाय द इंडियन अथॉरिटीज़। एंड डिस्कस यू कैन सी इंट्रोडक्शन गिविंग द कंटेक्स्ट ऑफ द चोला। कि चोला स्कल्पचर के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पे जो द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा जो है पाए गए थे और उनका फंक्शन वहाँ पे आप बताओगे, लेकिन वो अभी बॉडी पार्ट में आएगा। या फिर ये बता सकते हैं चोला टेम्पल या फिर चोला आर्किटेक्चर या फिर चोला जो टाइम पीरियड रहा है वो कब से कब तक है। फॉर एग्जांपल 11th सेंचुरी में चोलाज के द्वारा रूल किया गया। और आप वहाँ पे अब इंडिया का डायग्राम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चोला अगर देखा जाए तो इस तरीके से थे। यहाँ पे चेरा थे, यहाँ पे पांड्या थे इस तरीके, और यहाँ पे फिर से चोलाज थे थोड़े बहुत, और चालुक्य इस तरीके से लाई करते थे। आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत। First, write about the Chola sculpture, salient and important feature, mark changes which were started during this period and emphasis on Hindu iconology। ये आप बताएंगे, substantiate कीजिए with example। एंड उसके बाद आपको लिखना है राइट अबाउट द ओवरऑल नेचर ऑफ द स्कल्पचर विच पोर्ट्रे क्लासिक ग्रेस ग्रैंड्योर एंड टेस्ट। राइट, और फिर आपको समराइज कर देना। आगे बढ़ते हैं। What are the factors influencing the distribution of density of population in India? Why is understanding population dynamic important for Indian policymaker? Discuss। ओके, की डिमांड क्वेश्चन की ये है कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है या फिर जो डेटा हमारे पास होता है वो किस तरीके से पॉलिसी मेकर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बताना है। इंट्रोड्यूस कीजिए बाय डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अभी हमने 8 जून नहीं पता नहीं 11 जुलाई को 8 मिलियन पॉपुलेशन डे हमने मनाया है। और फर्स्ट गिव द डिटेल अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल टेरेन हो सकता है, जैसे गंगा का जो एरिया है वो हाईली डेंस है बिकॉज ऑफ द सिविलाइजेशनल स्टेट और द वाटर अवेलेबिलिटी। सेकंड है क्लाइमेट हो सकता है, हाँ एक अच्छा क्लाइमेट है बेसिकली हमारी क्रॉप्स के लिए भी और हमारे लिए भी। सॉयल हो सकता है, सॉयल बहुत फर्टाइल है जिसकी वजह से पॉपुलेशन वहाँ पर डेंसिटी पाई जाती है। वाटर बॉडीज़ का होना, मिनरल रिसोर्सेज का होना और इंडस्ट्रीज़ का होना, तो यही फैक्टर है जो कहीं पे भी पॉपुलेशन का रिसाइड तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि माउंटेनियस में पाए जाएंगे। और किस टाइप की टोपोग्राफी यहाँ पे पाई जाती है, जैसे हेमलेट टाइप से जो घर पाए जाते हैं वो भी आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको लिखना है किस तरीके से पॉपुलेशन डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है
पॉलिसी मेकर के लिए। मतलब ये है डेमोग्राफी की जब हम स्टडी करते हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल, या फिर ये भी आप बता सकते हैं कि जो सेंसस हम कंडक्ट कराते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी से हमें एक क्या मिलता है, डेटा मिलता है। उस डेटा से कैसा टाइप का डेटा मिलता है कि कितने हाउसेस बने हुए हैं, उनके जो ऑक्यूपेशन है वो कैसा है, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, कितनी कास्ट वहाँ पे लाई करती है। उसी के बेसिस पे हम जो पॉलिसी टारगेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और कंक्लूड बाय द समराइजिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ नेशनल वेल्थ एंड इनकम प्रोडक्शन। देखो जो सिटीज़ है वो ग्रोथ इंजन है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो है नेशनल वेल्थ क्रिएट करते हैं। इवन ऐसा माना जाता है कि जो सिटीज़ है 63% जो जीडीपी है वो सिटीज़ से ही निकल के आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। और कितना कंट्रीब्यूशन है सिटीज़ का अप्रोक्सीमेटली, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 55% है। एंड इनकम प्रोडक्शन, तो इनकम भी यहीं से जनरेट होती है। हाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्लम इन द अर्बन यूनिट इज अ चैलेंजिंग इशू इन अर्बन प्लानिंग विच हैज़ अ मेजर सोशल इकोनॉमिक रेमिफिकेशन एनालाइज, ठीक है। तो मतलब आपको स्लम की यहाँ पे जो दिक्कत है वो बतानी है, और क्यों स्लम पनपता है किसी भी सिटीज़ के अंदर ये आप बताएंगे, और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अर्बन प्लानिंग माइट बी द सोल्यूशन, एंड इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, उसके बारे में आप ज़रूर यहाँ पे बताना है कि कोशिश करना। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड मेंशन फैक्ट एंड फिगर विद रिस्पेक्ट टू द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हमारी कंट्री में 31% पॉपुलेशन रिसाइड इन अर्बन सेंटर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली 63%, राइट। इस तरीके से इस आंकड़े से आप इसको स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पार्ट में लिख रही है जो स्लम है वो कंसिडर नेसेसरी इविल चीप। ये जो है जो आपका स्लम है, स्लम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चीप एकोमोडेशन है, और जो डेंसिटी है पीपल रहने की वो बहुत ज़्यादा है, और ये माइग्रेंट एग्लोमरेशन हो सकता है, माइग्रेंट एग्लोमरेशन है। इनके पास जो है लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, लैक ऑफ हाउसिंग एंड कम्युनिटेरियन इंटरेस्ट इनका बहुत कम होता है, ठीक है। और यही सेक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज होता है, मतलब ये वोट देने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से पीपल जो पॉलिटिशियंस हैं वो इनको रिमूव करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। एनीवे नेक्स्ट मेंशन अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिविंग स्लम। तो बताइए भाई कौन कौन से क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं अगर आप स्लम में रहते हैं। तो क्राइम बढ़ सकता है भाई, पुअर लिविंग कंडीशंस है, डिजीज़ का आउटब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने धारवाड़ का भी एग्जांपल दिया था, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था, कोविड-19 सबसे ज़्यादा वहीं पे फैला। इवन सबसे ज़्यादा केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी स्लम एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के जो केसेस वो पाए गए। लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज़, और ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। और प्राइवेसी, ऑटोनमी, हिट्रोजेनिटी, ये तो भाड़ में जाए। मेंशन द प्लाइट ऑफ द स्लम डिवेलर वर्सन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन द इम्प्रूविंग, मतलब किस तरीके से लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टेप उठाए गए, और क्या और आगे किया जा सकता है अगर आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो तो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल परपेट्रेटर क्या है, परपेट्रेटर ऑफ रेप एंड अदर फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल बट कैपिटल पनिशमेंट माइट नॉट बी द आंसर क्रिटिकल एग्जामिन। तो देखो इसमें आपको अपनी सोच देनी पड़ेगी। पहली बात तो वाइल परपेट्रेटर ऑफ द रेप एंड अदर फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस मस्ट बी अकाउंटेबल। यस, बिल्कुल सही बात है। देखो जो रेप होता है या फिर कोई भी सेक्सुअल वायलेंस होता है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। उसका रीज़न लिखोगे पहली बात तो क्यों ज़रूरी है, ताकि एक तो डेटरेंस क्रिएट हो सके, और हम यहाँ पे ब्रोक करना चाहते हैं, ब्रोकन विंडो थ्योरी को ब्रोक करना चाहते हैं। ब्रोकन मतलब एक बार अगर आपने गलती की तो उसकी सज़ा आपको बहुत ज़्यादा कड़क मिली कि आपने आगे उस एक्ट को नहीं किया। नंबर थर्ड है रिहेबिलिटेशन सेंटर उनके लिए ओपन करना, ये एक सोल्यूशन में आ जाएगा, बट फिर भी ये एक आप लिख सकते हैं। बट कैपिटल पनिशमेंट, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि क्यों कैपिटल पनिशमेंट देना सही नहीं है, क्योंकि जो आपकी सर्टेनिटी ऑफ लॉ है वो इम्पोर्टेंट है। क्लाइम मतलब जो सोसाइटी का चेंज होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टिट्यूशन जैसे जो एक वर्क प्लेस है उसको सही करने की ज़रूरत है। एनीवे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक इन दिल्ली द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजनाथ अशोक गहलोत क्रिटिसाइज द लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन ऑफ द डेथ पेनल्टी ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेज holding the center responsible for encouraging sexual offender to kill the victim after raping them in attempt to destroy evidence and avoid the prosecution। की डिमांड की क्वेश्चन क्या बोलता है, टू राइट अबाउट आंसर और नोट डेथ पेनल्टी और रेप वुड बी अ सफिशिएंट डेटरेंट फॉर परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम। आपको एग्जामिन करने के लिए बोला गया, आप इंट्रोड्यूस कीजिए गिविंग कॉन्टेक्स्ट, राइट फर्स्ट अबाउट द प्रॉब्लम विद डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो डेथ पेनल्टी इस वजह से भी नहीं होनी चाहिए कि जो परपेट्रेटर है वो जिसके साथ रेप किया गया उसी को ही मार देते हैं, ना ही सबूत होगा और ना ही सज़ा होगी लाइक डैट।
emphasizes the fact that punishing rape with the death may be actually be counterproductive for women's safety also. तो women's safety के लिए एक danger हो सकता है. Substantive the fact and the report. Argument कीजिए death penalty and how it acts as a deterrent. Cite example from all over the world and conclude कीजिए with the way forward. और लास्ट में आप लिखेंगे कि certainty of law that defines the deterrence factor, not the certain deterrent, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क है सजा होना. Let's see the next question. Economic growth can be transformed into meaningful development only if it brings about the improvement in the living condition of the people. Examine the reason for growing inequalities of India. Suggest a structural policy measure needed to reduce the economic inequality. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. देखो पहले आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी है, उसको आपको ब्रेक करना है और उसको अलग से आपको लिखना होगा और इसको आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जोड़ के देखना है और फिर आपको जो डिस्कस क्रिटिकल एग्जाम में जो लास्ट की लाइन है उसको आपको डील करना है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क मतलब पेज का जो आंसर है वो लेगा. दो ऑल द पॉवर्टी लाइन्स एंड द पॉवर्टी एस्टिमेट आर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ कंटेंशन. द नंबर ऑफ द पुअर पीपल इन इंडिया इन परहैप्स अबाउट टू, यहाँ पे आप तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट बता सकते हैं और रंगराजन की भी रिपोर्ट आई थी जिनके द्वारा बोला गया था कि 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन द BPL एंड तेंदुलकर कमेटी के जो 21% बोला गया था. WHO के द्वारा भी 21 ही बोला गया, तो ये आप बता सकते हैं. नेक्स्ट आपको बताना है, इंट्रोड्यूस कीजिए गिवन कंटेक्स्ट. ब्रीफ ट्रेस अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रोइंग इनइक्वालिटीज. साइड एग्जांपल सब्सटेंटिव राइट अबाउट द वेरियस रीजन जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज हो रही है. फॉर एग्जांपल नो 2% वुड बी सेम. सेकेंड, जो वेल्थ इनइक्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है. नंबर थर्ड जो है कि नेपोटिज्म, करप्शन, लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्रीज़ का ना होना है ना, और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में होना, हैंडीक्राफ्ट का नहीं रहना, लाइक डैट. नेक्स्ट राइट अबाउट द स्ट्रक्चरल मेजर दैट नीडेड टू फिक्स द अबव प्रॉब्लम. तो आप स्ट्रक्चरल मेजर को बताओगे. नेक्स्ट राइट अबाउट द पॉलिसी चेंजेस नीडेड टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज. फिर आप पॉलिसी चेंज बताओगे एंड कंक्लूड विद द वे फॉरवर्ड. राइट, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, a mission mode approach to increase the edible oil production is welcome. The major thrust on the oil palm require careful consideration. Emphasis should be on a greater garner greener alternative. comment सी कमेंट आपको करना है. इंट्रोडक्शन कीजिए. वन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड पाम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बिल्कुल. सी मेंशन द रीसेंट पुश बाय गवर्नमेंट टुवर्ड द cultivation of the palm in India. The area chosen for its cultivation, for example अगर हम इंडिया की बात करें तो अंडमान एंड लक्षद्वीप का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया और यहाँ पे कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया जहाँ पे हमें पाम ऑयल को ग्रो करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है. ठीक है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एरिया. क्यों हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं? पहली बात, हमारा ये जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. इससे हम जो फार्मर है उनकी इनकम को भी डबल कर पाएंगे इसी की. लेकिन फिर फार्मर उगाते क्यों नहीं? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है. इनका जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है एंड इट डिपेंड अपॉन द इंटरनेशनल मार्केट एंड दैट इज़ ऑफ अनसर्टनिटी. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अप विद दिस सॉल्यूशंस और द प्लान सो दैट वी कैन सेल्फ सस्टेन इन द एडिबल ऑयल एंड इवन कैन बिकम द इम्पोर्टर एंड इट गिव अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम टू द फार्मर एंड द इम्पोर्ट में जो पैसा जाता है वो हमारी कंट्री से कम बाहर जाएगा. ठीक है. राइट अबाउट द पोटेंशियल पिटफॉल एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ दिस मिशन एंड रिस्पेक्ट टू ऑयल पाम. डिफॉरेस्टेशन, अच्छा, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे. डिफॉरेस्टेशन, ओके, और यहाँ पे डैमेजिंग इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन होगा, डैमेजिंग इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट में. डैट माइट बी जो है सस्टेन्ड, मतलब ये जो है परमानेंट हो सकता है. एंड ह्यूमन राइट वायलेशन होगा क्योंकि कुछ कम्युनिटी वहाँ से रिहेबिलिट करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. लेकिन फिर आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस बता के इसका सोल्यूशन कर सकते हैं. क्या सोल्यूशन हो सकता है आप यहाँ पे बता सकते हैं? कैंपा फॉरेस्ट के बारे में ना, कैंपा एक्ट के बारे में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के द्वारा इसको बनाया गया था. मतलब क्या है इसका? कंपल्सरी फॉरेस्टेशन जहाँ पे हमने पेड़ काटा है. ठीक है, और ये तीनों लेवल पे वैसे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल. Examine the importance of persuasion in marketing of a corporate product. In other words, to achieve profit, can marketing partially truthful? Let's see. Write about the role of persuasion. Persuasion आपको बताना है और क्या इसका रोल है. In marketing of the corporate product which lead to the consumer buying more product and various type to do so. Next, use a part truth also, hiding fact. Misrepresentation मतलब क्या होता है कि जो
जो मतलब कॉरपोरेट है वो क्या करते हैं, कुछ जो फैक्ट होते हैं कि क्या क्या उसमें प्रयोग किया गया वो नहीं बताते। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, वाइट लाई इसमें देखने को मिलता है। यूज इन मार्केटिंग एंड एथिक ऑफ द सच मार्केटिंग टैक्टिक्स। कंक्लूड कीजिए बाय गिविंग योर व्यू ऑन द पार्शियल ट्रूथ ड्यूरिंग द मार्केटिंग, राइट। बाय दिस वी एंडिंग दिस सेशन हेयर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, ठीक है।